हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि के अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 अधिनियमों का अध्ययन करना है। पहला, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 यानी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। तीसरा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इन तीनों अधिनियमों में से सबसे पहले हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जो आज के समय में संपूर्ण विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में चल रही है और सभी देश पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चिंता 20वीं शताब्दी से बढ़ी और इस विषय पर स्टॉकहोम में 5 से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में मानव पर्यावरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें भारत सहित विश्व के 160 देशों ने भाग लिया। सन 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से भारत की संसद ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया। यह अधिनियम 23 मई 1986 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर पारित किया गया और यह अधिनियम दिनांक 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह विशेष विधि होने के कारण सामान्य विधियों के प्रावधानों पर पूर्विकता रखती है। विशेष विधि वह होती है जो कि किसी विशिष्ट विषय पर लागू की जाए। यह अधिनियम भारत के 37वें वर्ष में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे वर्ष 1986 का 29वां अधिनियम भी कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य इस प्रकार है। इस अधिनियम की उद्देशिका में इस अधिनियम के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि सभी से राष्ट्र मानवीय पर्यावरण के लिए संरक्षण तथा सुधार के लिए समुचित कदम उठाएंगे और स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए उपरोक्त संकल्प को पूरा करना ही इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है।
इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। दूसरा, मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना। मानव, वनस्पति, जीवों तथा प्राणियों को एवं संपत्ति को परिसंकट से बचाना। चौथा, पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक विधि को अधिनियमित करना। पाँचवा, विद्यमान विधियों के अधीन विभिन्न अभिकरणों के कार्यकलापों के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राधिकरणों का सृजन करना। छठा और अंतिम, मानवीय पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने वालों के लिए निरोधात्मक दंड की व्यवस्था करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं, अर्थात यह अधिनियम 4 अध्याय और 26 धाराओं में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। पहला अध्याय है प्रारंभिक, जो कि धारा 1 व 2 इसके अंतर्गत आती है। दूसरा है केंद्रीय सरकार की सामान्य शक्तियाँ, जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत हमें धारा 3 से लेके 6 तक अध्ययन करना है। अध्याय 3 है पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और शमन, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट एनवायरमेंट पोल्यूशन। इसमें धारा 7 से लेकर 17 तक अध्ययन किया जाना है। चौथा है प्रकीर्णन या मिसलेनियस। यह अध्याय धारा 18 से लेकर 26 तक है। आज हम अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 प्रारंभिक का अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय, जो कि 2 धाराओं से मिलकर बना है, धारा 1 व धारा 2। जब धारा 1 की बात आती है तो धारा 1 में संक्षिप्त अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ बताया गया है, यानी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट बताया गया है। और धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं बताई गई है। सबसे पहले हम धारा 1 पर चर्चा कर लेते हैं। धारा 1, जिसमें संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। तो धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। अब आ जाती है धारा 2, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम की परिभाषाओं का हमें अध्ययन करना है। इसके अनुसार इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, धारा 2A पर्यावरण या एनवायरनमेंट की परिभाषा इस प्रकार है। पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि है और वह अंतर संबंध है जो जल, वायु और भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है।
अर्थात हम ये देखते हैं कि इस परिभाषा के अंतर्गत यह बताया गया है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण। परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, सभी ओर, तथा आवरण शब्द का अर्थ होता है जो कि हमें घेरे हुए है, अर्थात जो हमें सभी ओर से घेरे हुए है वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। मनुष्य को परिवार, समाज और ब्रह्मांड के सभी तत्व घेरे रहते हैं। इन्हीं तत्वों में मनुष्य पैदा होता है, पलता है और मृत्यु के पश्चात विलीन हो जाता है। ये भौतिक और जैविक तत्व ही पर्यावरण के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। पर्यावरण में अजैविक और जैविक घटक भी पाए जाते हैं। जब अजैविक घटकों की बात होती है तो इसमें वायु, जल, भूमि, प्रकाश, सौर ऊर्जा, आकाश इत्यादि आते हैं। और जब जैविक घटक की बात होती है तो इसके अंतर्गत जीव जगत, वनस्पति जगत इत्यादि आते हैं। अब है दूसरी परिभाषा, पर्यावरण प्रदूषक। पर्यावरण प्रदूषक के अंतर्गत हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले ऐसे ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकती है या जिसका क्षतिकर होना संभव है। अर्थात पर्यावरण प्रदूषक वे होते हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, जो कि किसी ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था में हो सकते हैं। अब है धारा 2C या 2G, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण से आशय है पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना। अर्थात पर्यावरण प्रदूषण में से आशय है कि पर्यावरण में किसी पर्यावरणीय प्रदूषणकारी का अस्तित्वाधीन होना। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे कि विषाणु, जीवाणु, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, कई तरीके की गैसें, रेडियोधर्मी पदार्थ इत्यादि। अब है सेक्शन 2D। इसके अनुसार किसी पदार्थ के संबंध में व्यवहार करने से ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या ऐसे ही अन्य कार्य अभिप्रेत हैं। अर्थात किसी पदार्थ के संबंध में व्यवहार करने या हैंडलिंग से आशय है कि ऐसे पदार्थों का विनिर्माण, प्रक्रिया, निरूपण, पैकेज, भंडारण, अभिवहन, उपयोग, संग्रहण, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्तावना, अंतरण और ऐसे ही अन्य कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगली धारा है धारा 2E, परिसंकट में पदार्थ से संबंधित। परिसंकट में पदार्थ हैजार्डस सब्सटेंस से ऐसे पदार्थ या तैयारी अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के या क्रियाओं के कारण
मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव, संपत्ति या पर्यावरण के लिए हानिकारक कर सकते हैं। अब अगली धारा है अधिभोगी या ऑक्यूपायर। 2F किसी कारखाने अथवा परिसर के संबंध में अधिष्ठाता या अधिभोगी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कारखाने या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण है और किसी पदार्थ के संबंध में ऐसा व्यक्ति इसके अंतर्गत है जिसके कब्जे में वह पदार्थ भी है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये धारा दो भागों में डिवाइड है, पहला कारखाना, दूसरा पदार्थ। पहला अधिष्ठाता और दूसरा पदार्थ। कारखाना और परिसर के संबंध में अधिभोगी या अधिष्ठाता वह होता है जो फैक्ट्री, कारखाने के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखता है या उसके कार्यों पर या परिसर में किए गए कार्यों पर नियंत्रण रखता है। और दूसरा पदार्थ के संबंध में या सब्सटेंस के संबंध में कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति इसके अंतर्गत है जो उस पर पोजीशन या कब्जा रखता है। अब अगली धारा है 2G, सेक्शन 2G, जिसे विहित या प्रेस्क्राइब के नाम से भी जानते हैं। विहित से आशय है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों से है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अध्याय 1 में हमने इसकी परिभाषाएं और इसकी परिभाषाओं का अध्ययन हमने धारा 2 में किया है, जिसमें धारा 2A से लेकर 2G तक हमने विभिन्न परिभाषाओं पर चर्चा की है। और धारा 1 में इसके नाम, इसके विस्तार, इसके लागू करने होने की तिथि, कहाँ ये लागू होगा, इसके बारे में हमने धारा 1 में चर्चा की है। धारा 1 और धारा 2 प्रारंभिक के रूप में अधिनियम के अंतर्गत बताए गए हैं। धन्यवाद।